नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चल रहे रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। बता दें कि इस तकरीब में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने भोपाल के भेल में वाक़ महात्मा गांधी स्कूल में मुनक़्क़दा रोजगार मेले में नए तैनात होने वाले असातिज़ा को तक़र्रूरी खुतूत दिए। 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। अब सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों पर बल दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। आलमी यौम सनतकारी के मौके पर आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़े लोक भवन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा स्कीम का आगाज़ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा स्कीम के आगाज़ और प्लीज पार्क स्कीम के तहत झांसी, हापुड़ और संभल में निजी सनअती पार्कों की तरक्की के लिए डेवलपर्स को पहली किश्त के चेक तकसीम करने की तकरीब में हिस्सा लिया। इस स्कीम के तहत अगर कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर किसी हादसे की वजह से मर जाता है तो उसके ख़ानदान के अफरादों को 5 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएगी। आपको बता दें कि इस तकरीब के दौरान सीएम योगी ने इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की प्लीज पार्क स्कीम के बारे में भी बात की। ये पहली बार हो रहा है जब एमएसएमई विभाग के द्वारा निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने का कार्य हो रहा है। 3 निजी औद्योगिक पार्कों को गत दिनों हम लोगों ने यहां से सरकार के इंसेंटिव उपलब्ध करवाए थे और आज जो ये पार्क 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ के क्षेत्रफल में तैयार होने हैं और आज 3 नए निजी औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए यहां पर इंसेंटिव के चेक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें यहां पर 10 से 50 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित तो होने ही हैं। औद्योगिक भूखंड क्रय करने पर 100% स्टैंप ड्यूटी की छूट प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। पार्क विकसित करने पर 50 लाख रुपए प्रति एकड़ तब विकास करने पर 1% प्रति वर्ष की दर से ऋण की व्यवस्था भी है। 1%, मात्र 1% पे ऋण की व्यवस्था प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है और विकसित होने वाले पार्क में 75% भूखंड एमएसएमई इकाइयों के लिए ही आरक्षित होंगे। और यह भी तय किया गया कि विकसित निजी पार्क में भूमि क्रय करने वाले उद्यमियों को 50% स्टैंप ड्यूटी छूट और एमएसएमई नीति 2022 में अनुमन्य जो कैपिटल और अन्य सब्सिडी की व्यवस्था है, इसका लाभ भी उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। ये प्रदेश सरकार की फ्लैश पार्क की स्कीम ये देश की पहली स्कीम है और इस स्कीम का लाभ हमारे उद्यमी लेंगे। इस व्यवस्था के तहत आज 3 नए जो निजी पार्क हैं इनके लिए अभी यहाँ पे इंसेंटिव वितरण का कार्य भी यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी जो विकसित पार्क को विकसित करने वाले उद्यमी हैं और निजी औद्योगिक पार्क को प्लेस योजना के अंतर्गत आगे बढ़ाने वाले उद्यमी हैं,
उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र उनके द्वारा निजी औद्योगिक पार्क में निवेश आमंत्रित करते हुए इस कार्यक्रम को वे आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह की बरसी के मौके पर आज अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में हिंदू गौरव दिवस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तकरीब में मौजूद वजीर दाखिला अमित शाह, स्मृति ईरानी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई वजीरों ने कल्याण सिंह को खिराज अकीदत पेश की। बता दें कि तकरीब में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ ज़िलों से शिरकत की। इस दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने गरीब कल्याण स्कीम के तहत करोड़ों गरीबों के घरों में चूल्हा, बिजली, बैतुल खला, पीने का पानी, 5 किलो अनाज और कई सहूलियात फराहम की हैं। वहीं दूसरी जानिब तकरीब में मौजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम यूपी के साबिक सीएम कल्याण सिंह को हिंदू गौरव दिवस के नाम पर याद कर रहे हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम। सरदेव बाबू जी की इस द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज जब हम सब उन्हें हिंदू गौरव दिवस के रूप में स्मरण कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके द्वारा प्रदेश के विकास, विरासत के सम्मान और भारत की राष्ट्रीयता के लिए किए गए प्रयासों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के उदयपुर में आज 9वीं CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी समेत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत ने शिरकत की। मौके पर सीएम गहलोत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस की सिमत में अवामी नुमाइंदों की सलाहियतों को बेहतर बनाने और मौजूदा दौर के चैलेंजेस में अवामी नुमाइंदगी जैसे मौज़ूआत पर बात की जाएगी। IT सेक्टर के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि विधानसभा सदर डॉक्टर CP जोशी की कोशिशों के बगैर यह कॉन्फ्रेंस मुमकिन नहीं थी। आज कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये तीनों ज़रई क़वानीन जो आए हैं, हुकूमत कहती थी कि ये किसानों के मुफाद में है, लेकिन जो रिपोर्ट इस पर सामने आई है वह बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत की जानिब से ज़रई क़वानीन के लिए बनाई गई टास्क फोर्स में गैर पेशेवर अफराद को शामिल किया गया था। कोविड के दौरान हुकूमत ने बगैर बहस के 3 ज़रई क़वानीन बना दिए थे। तीनों ज़रई क़वानीन पैसे वालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए थे। किसान इसका मुतालबा नहीं कर रहा था, लेकिन यह कानून नाफिज कर दिए गए। बीजेपी किसानों को इसका फ़ायदा नहीं बता सकी, लेकिन किसान समझ गए कि इसकी वजह से उनका कितना नुकसान हुआ है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी, उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं, और तीसरी मार्केटिंग कंपनी, उसमें किसान का लेना देना नहीं। वो 3 कंपनियां बने जो बड़े धन्याढ्य बनाए। जो फार्म मैनेजमेंट कंपनी जो किसानों से जमीन लेके बनाई जाए 500 से 1000 एकड़, उसमें 51% जरूर किसान को, या ये इन्होंने प्रपोजल लेते कहा कि मैं ये डबलिंग इनकम बड़ा मदद करेगी। और नीति आयोग से मैं मांग करना चाहता हूँ, नीति आयोग इसको लेकर, प्रपोजल को लेकर एक टास्क फोर्स गठित करे। याद रहे, मैंने आपको जैसे कहा कि सरकार, भारत सरकार ऑफिशियल कमेटी बना चुकी थी अशोक दलवी जी के अध्यक्षता में, मगर जब वो कमेटी काम कर रही थी
उसके साथ साथ ये टास्क फोर्स गठित करने की बात शरद मराठे, कौन है शरद मराठे? उनका कृषि क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं। शरद मराठे 1960 से अमेरिका में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से और उनके जो एनआरआई, जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इनका काफी अच्छा परिचय है और बार बार इनको ऐसी डेलीगेशंस में या ऐसी सरकार की तरफ मीटिंग्स में शामिल होने का अवसर मिलता है जो आप और हम और आम नागरिक को नहीं मिलता। जैसे कि 2019 में वो प्रिंसेस ऑफ स्पेन, चेयरमैन नाबार्ड के साथ प्रिंसेस ऑफ स्पेन से वो मिले। आयुष, उनका कोई आयुष से भी लेना देना नहीं, लेकिन 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसका भी उनको चेयरमैन बना दिया गया। मगर ये ना तो इनका तो कोई आयुष से लेना देना, ना कृषि क्षेत्र से लेना देना। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, न सिर्फ सियासी पार्टियों बल्कि गैर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। इसी के पेश नज़र दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वायलेंस फ्री इंडिया कैंपेन का आगाज़ किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के मुस्लिम नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब में कोऑर्डिनेटर नवेद हमीद ने बताया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अक़लियतों को फैसला करना है कि वह किस पार्टी का साथ देंगे। आज बात अच्छे से मालूम है कि कौन सी पार्टी तशद्दुद को फ़रोग़ दे रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए तौक़ीर रज़ा ने कहा कि मुस्लिम बिरादरी अच्छी तरह से जानती है कि इंडिया और एनडीए में से कौन बेहतर है। आपको बता दें कि इस तकरीब में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और मुझे अंदेशा इस बात का है कि 2024 के लिए ये तमाम कुछ हो रहा है और ये बहुत छोटा छोटा है। मुझे अंदेशा ये है कि 2024 को जो लोग पुलवामा कर सकते हैं, जो लोग पुलवामा जैसा कांड कर सकते हैं, वो फिर देश में क्या नहीं कर सकते। तो उनके लिए सत्ता सब कुछ है, उसके लिए देश को कितना ही नुकसान पहुँचे, हिंदू समाज का कितना नुकसान पहुँचे, मुसलमान समाज को कितना नुकसान पहुँचे, इसकी उन्हें परवाह नहीं। नूह की हिंसा में आपने देखा, नूह पर एक तरफा कार्रवाई हुई, बुलडोज़र चलाए गए, 3 दिन तक बुलडोज़र चलता रहा। कोई एक मुसलमान बताइए जो कोर्ट गया हो स्टे के लिए? कोई नहीं गया, क्योंकि काफ़ी हद तक न्यायालय से भी भरोसा उठता जा रहा है। अब न्यायालय ने जब देखा कि कोई नहीं आया तो उन्होंने अपनी गरिमा बचाने के लिए उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और खुद स्टे कर दिया। जब आपसे स्टे नहीं मांगा, आपको स्टे करने की क्या ज़रूरत थी? आपको ऐसा लगा कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, बुलडोज़र अगर फैसले करता रहेगा तो अदालत का क्या मतलब रह जाएगा और पुलिस का क्या मतलब रह जाएगा? पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना। जुर्म बिल्डिंग ने नहीं किया है। मैं कहता हूँ मेरी बिल्डिंग या किसी की भी बिल्डिंग वो देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति पर जो बुलडोज़र चला रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। ये प्रोग्राम बिल्कुल सीधा है। हम चाहते हैं कि भारत हिंसा मुक्त हो और भारत अगर हिंसा मुक्त होगा तो उसके लिए सब लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें समाजी कार्यकर्ता भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, ओबीसी भी हैं। उसके अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो हमें लगता है कि 2023-24 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव के अंदर बहुत एकदम अक्ल के साथ, अक्लमंदी के साथ हम लोगों को अपना डिसीजन लेना है। हमारे दरमियान 2 इस वक्त पोल्स हैं। सब जानते हैं कि वायलेंस कौन फैला रहा है और हम उम्मीद ही रख सकते हैं दूसरे पोल से, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम किसी के सपोर्टर नहीं, लेकिन हम ये देखेंगे कि भारत को हिंसा मुक्त करने में कौन व्यक्ति जो है, कौन सी संस्था जो है, कौन सा अलायंस जो है वो कारआमद हो सकता है। भारत एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जिस पर
हम सबको गहन करना है कि इस दुविधा से जो ये नफ़रत की राजनीति हो रही है, जो हिंसा को अल्टीमेटली आप समझ लीजिए कि सिविल यहाँ पे अनरेस्ट होगा अगर इस हिंसा को नहीं रोका गया। तो हमें उस भयावह स्थिति को रोकने के लिए हमें काम करना है।